नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल इकोनॉमिकल राहुल। दिस इज राहुल। आज हम आपके सामने ताइवान और चाइना में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में समझेंगे। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना में क्या अंतर है ये समझेंगे। और जो मेनली हम देख रहे हैं, ताइवान का अभी जो कंट्रोवर्शियल न्यूज चल रहा है कि ताइवान 2021 में अपने आप को फॉर्मल इंडिपेंडेंट कंट्री कहने जा रहा है। इससे कारण चाइना बहुत ही भयभीत है और चाइना का मेनली एम है कि हम किसी तरह, हमको अगर लड़ाई भी करना पड़े तो हम ताइवान से लड़ाई करके हम ताइवान को अपने कब्जे में ले लें। आखिरकार इस विवादास्पद का कारण कहाँ और इतिहास में जाने का कोशिश करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम जापान और चाइना का बीच में आपको संबंध बताना चाहते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी का बात करते हैं तो उस समय जापान बहुत सक्सेसिव कंट्री गिना जाता था, क्योंकि जापान में बहुत फास्ट रिवॉल्यूशन जो आया था, जापानी रिवॉल्यूशन जिसको कह सकते हैं, वो बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी से, बहुत फास्ट रेपुटेशन से आगे बढ़ा था। जनरली हम चार देश का जो विकसित देश का स्टेटस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस पढ़ते हैं। जो देश है, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया एंड तीसरा जापान। ये चार देश का हम स्टेटस पढ़ते हैं। उसमें एक जापान बहुत फास्ट ग्रोथ कंट्री में टेक्नोलॉजी के मामले में ग्रोथ किया था और बहुत फास्ट डेवलप किया था। और जब इस समय का बात था तो उस समय क्या हुआ था, जापान जो चाइना से सटा हुआ, आप कोरिया पार्ट्स का कोरिया देख रहे हैं, उस पर कब्जा पहले किया। फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो चाइना का एक स्टेट था मंचूरिया, उसको कब्जा किया, जो कि मैप में आप देख रहे हैं। मंचूरिया को कब्जा किया। फिर आप ईस्टर्न साइड में भी कुछ रीजन था जो कि चाइना का जापान ने कब्जा किया। तो जापान फुल्ली आप क्या कह सकते हैं, धीरे धीरे कब्जा कर रहा था चाइना का, क्योंकि जापान, चाइना के पास क्या था, चाइना बहुत ही उस समय जैसा टेक्नोलॉजी जापान के पास था वैसा टेक्नोलॉजी चाइना के पास नहीं था। तो जापान फुल्ली कब्जा करने का कोशिश कर रहा था चाइना का, और लगभग कर भी रहा था। जिस प्रोसेस में वो चाह रहा था उस प्रोसेस में वो कब्जा कर भी रहा था। ये कंट्रोवर्शियल इश्यू हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे जब ये कब्जा तो कर ही रहा था, धीरे धीरे कब्जा कर रहा था। इसी बीच में 1927 से लेकर 1950 तक चाइना में सिविल वार होगा, और उस सिविल वार में जो चाइना का राजनीतिक पक्ष था वो दो पार्ट में बट गया। एक कम्युनिस्ट विचारधारा का बट गया और एक नेशनलिस्ट विचारधारा का बट गया। तो पहले समझेंगे कि ये कम्युनिस्ट धारा क्या होता है और नेशनलिस्ट धारा क्या होता है, समझेंगे इस चीज को। तो कम्युनिस्ट का मतलब होता है सिंपल डिक्टेटरशिप। नेशनलिस्ट क्या हो गया, सभी का विचारधारा, यानी पीपल को इक्वालिटी मिले, पीपल को इक्वल मात्रा में हर जगह हर चीज का वेलफेयर मिले, इक्वल राइट टू रिलीजन मिले, मतलब सारा कुछ को बराबरी हक मिले। ये नेशनलिस्ट विचार का धारा का था। तो अब हम इसका ऐतिहासिक रूप से, ये तो हम कंक्लूजन में आपको बताएं, अब ऐतिहासिक रूप से हम इसको बढ़िया से समझेंगे। विवाद का वजह कहां से और कैसे शुरुआत हुआ, इस चीज को पहले हम लोग अच्छे तरीके समझेंगे। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दूसरे को मान्यता नहीं देते हैं। दोनों खुद को आधिकारिक चीन मानते हुए मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप को आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। जिसे हम चीन कहते हैं उसका आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और जिसे हम ताइवान कहते हैं उसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। दोनों के नाम में चाइना जुड़ा हुआ है। व्यवहारिक तौर पर ताइवान ऐसा द्वीप है जो 1950 से ही स्वतंत्र रहा है, मगर चीन इसे अपना विद्रोही राज्य मानता आ रहा है। एक और जहां ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, वहीं चीन का मानना है कि ताइवान को चीन में शामिल होना चाहिए, और फिर इसके लिए चाहे बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े, यानी
ये कह रहा है कि ये लड़ाई भी क्यों नहीं हमको लड़ना पड़े, लेकिन हम ताइवान को कब्जा अपने आप में कर लेंगे। इस विवाद को कारण समझने के लिए इतिहास में जाते हैं हम लोग। चीन में साल 1644 ईस्वी में चिंग वंश सत्ता में आया और उसने चीन को एकीकरण किया। साल 1895 में चिंग ने ताइवान द्वीप को जापानी साम्राज्य को सौंप दिया, मगर 1911 में चिन्हाई क्रांति हुई। जिसमें चिंग वंश को सत्ता से हटाना पड़ा और हट गया खुद भी। इसके बाद चीन में कॉमिंगतांग की सरकार बनी। कॉमिंगतांग, ध्यान से समझेंगे, कॉमिंगतांग की सरकार बनी। जितने भी इलाके चिंग राजवंश में अधीन थे वे कॉमिंगतांग सरकार को मिल गया। कॉमिंगतांग सरकार के दौरान चीन के आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना करार दिया गया था। चीन और ताइवान के इस पेचीदा विवाद की कहानी शुरू होती है साल 1949 से। ये वो दौर था जब चीन में हुए गृह युद्ध में माओत्सो सरकार कह सकते हैं, माओत्सो तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग कोई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कॉमिंगतांग पार्टी को हराया था। कौन? माओ त्से तुंग ने किसको हरा दिया था? काई शेक को, ठीक है, चियांग काई शेक को। चीन में सत्ता में आ चुके कम्युनिस्टों की ना सैनिक ताकत ने न की बराबर थी। यही कारण थी कि माओ की सेना समंदर पार करके ताइवान पर नियंत्रण नहीं कर सकी। कम्युनिस्टों से हार के बाद कॉमिंगतांग ने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई। इस बीच दूसरे युद्ध में जापान की हार हुई तो उसने कॉमिंगतांग को ताइवान का नियंत्रण सौंपा। पहले ये जो जापान जो था वो ताइवान पे कब्जा किया था। तो 1900 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक, उस बीच में जापान हार गया और 1945 में आपको पता है जापान पर एटम बम गिर गया तो जापान का हालत खस्ता हो गया। तो जापान लास्ट में जापान उस ताइवान को छोड़ के चला गया। यह हस्तांतरण दो संधियों के आधार पर हुआ। इस बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि जापान ने ताइवान को किसको दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट सत्ता में था और ताइवान में कॉमिंगतांग का शासन था। माओ का मानना था कि जीत जब उनकी हुई तो ताइवान पर उनका अधिकार है, जबकि कॉमिंगतांग का कहना था कि बेशक चीन के कुछ हिस्सों में उनकी हार हुई है मगर वे ही आधिकारिक रूस से चीन की प्रतिनिधित्व करते हैं। यहीं से दो राजनीतिक इकाइयों का अस्तित्व में आ गई और वे दोनों आधिकारिक चीन होने का दावा करने लगा। 1911 में कॉमिंगतांग ने देश का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया था और 1950 तक यही नाम रहा। 1959 में कॉमिंगतांग ने ताइवान में सरकार बनाई तो उन्होंने कहा कि बेशक चीन के मुख्य हिस्सों में हम हार गए, फिर भी हम ही आधिकारिक रूप से चीन को नेतृत्व करते हैं, न कि कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए हमें मान्यता दी जाए। कॉमिंगतांग ने यह बीच बोला। उधर माओ ने कहा कि हमें आधिकारिक रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने मांग उठाई कि देश का यह नाम कॉमिंगतांग का दिया हुआ है और अब वे ताइवान में जाकर खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना ही कह रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी सरकार बनाई और देश का नाम दिया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके बाद दोनों चाइना खुद को आधिकारिक चीन बताते रहे। इसी आधार पर विश्व समुदाय से मान्यता चाहते हैं। ये तो समझ गए। अब समझेंगे विश्व यहाँ 1971 तक ताइवान जो था वो एक ताइवान देश था, एक देश ताइवान का अलग संप्रभुत्व था। लेकिन 1971 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी ताइवान को अपना देश करार अपने मेंबरशिप से हटना पड़ा क्योंकि 1971 में लगभग जो चीन था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था, उसमें 600 मिलियन लगभग पॉपुलेशन था और ताइवान का लगभग 15 मिलियन पॉपुलेशन था।
तो आप समझ सकते हैं ऐसा कंडीशन था। तो आप जनरल एनालिसिस हम लोग करेंगे इस चीज़ पे कि कोई भी देश व्यापार उसी देश से करेगा जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो अर्थशास्त्र के भाषा में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ का आदमी डिमांड ज़्यादा करेगा। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण डिमांड वहाँ ज़्यादा कर सकता है। इसीलिए 1971 में यूएनओ ने ताइवान को अपने ग्रुप से हटा दिया और मेन चाइना को कहा दिया गया। और चाइना भी बहुत तेज, चाइना अब बोला कि वन चाइना पॉलिसी पे आप लोग को काम करना होगा। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई देश व्यापार करता है तो हमको ऐसा नहीं, हमको ही आप सामान भेजिएगा, हम ताइवान को सामान देंगे। ताइवान को अलग से आपको सामान नहीं देना होगा, ताइवान को आपको समझना है वो चाइना में है, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में ताइवान का पार्ट है। और लगभग ऐसा ही रहा, लगभग जितना बड़ा बड़ा देश था वो ताइवान को अलग कंट्री समझना छोड़ दिया। आज के डेट में लगभग 12 छोटे छोटे देश हैं, द्वीप देश हैं, छोटे छोटे जो देश हैं वो सब बस बोलते हैं कि ताइवान एक अलग देश है, जिसके कारण ताइवान का संप्रभुता और ताइवान का जो मान्यता था धीरे धीरे कम हो गया है। बट ऐसे में यहाँ पर अगर कंक्लूजन हम लेते हैं अपने देश के बारे में, तो हम ये कहना चाहेंगे हमारे जो सरकार है और इंडिया को चाहिए, इंडिया के गवर्नमेंट को चाहिए ताइवान के साथ मिलकर काम करें और ताइवान से ज़्यादा व्यापार करें, जिससे चाइना को जैसे चाइना कह रहा है तो वन चाइना पॉलिसी, तो वैसे इंडिया को भी वन इंडिया पॉलिसी रहना चाहिए। और सरकार को ताइवान से ज़्यादा क्रिएटिविटी होना चाहिए, क्योंकि ताइवान बहुत सक्सेसिव है और बहुत सक्सेसिव टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ता है और ताइवान पे भी डिपेंडेंट है कुछ चाइना। तो ताइवान का अगर टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाता है तो वो टेक्नोलॉजी से हमारा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगा। जो हम चाइना से मंगाते हैं वो ताइवान का टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे अगर ताइवान कोई इंस्टीट्यूट वगैरह बना दे, जिस इंस्टीट्यूट में वहाँ का जो टेक्नोलॉजी का पढ़ाई हो रहा है अगर यहाँ इंडिया में इस चीज़ का पढ़ाई हो तो हमारा देश का टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाएगा, जिससे हम जो चीज़ बाहर चाइना से मंगवाते हैं वो सामान हमारे इंडिया में बनने लगेगा। हमारा इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएगा जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होगा, तो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारा देश ऐसे में विकास की ओर जाएगा, क्योंकि हमारे देश का बहुत ज़्यादा मास पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन हमारे देश का सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम कहेंगे तो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट और लिटरेसी। तो अगर उस देश का टेक्नोलॉजी यहाँ पे आएगा तो वो चीज़ का स्टडी होगा तो हमारा देश वैसा टेक्नोलॉजी बनाना स्टार्ट करेगा। तो जो जितना कॉस्टली, जितना कम सस्ता में वहाँ बन पा रहा है यहाँ भी बन जाएगा। तो हम लोग को क्या होगा, दो चीज़ हो जाएगा, हम लोग को प्रोडक्ट भी यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा। तो प्रोडक्ट सप्लाई हुआ तो हम अपने देश का सामान अपने में होगा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी लोकल फॉर वोकल है, तो हमारे लोकल फॉर वोकल का सपोर्ट होगा यहाँ पर। तो एटलीस्ट ये कंक्लूजन प्राप्त होता है कि हमें ताइवान के साथ मिलके ताइवान का टेक्नोलॉजी यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट ताइवान के साथ मिलके खुलवाना चाहिए और वहाँ का स्टडी यहाँ पे होना चाहिए, जिससे हमारे देश से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो और हमारे टेक्नोलॉजी हम सीख पाएँ, जिससे हम वो सारा प्रोडक्ट जो हम चाइना से खरीदते हैं वो यहाँ पे ईजिली हम खरीद सकते हैं। तो ये था आज का ताइवान और चाइना में जो विवाद चल रहा है, हम कंप्लीट रूप से समझाने का आपको कोशिश किए हैं। तो आप, और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स और फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। धन्यवाद।